नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका और ट्रंप अब ईरान युद्ध से भागने का प्लान, फुल प्रूफ प्लान लगता है कि तैयार कर चुके हैं। दावा तो नहीं किया जा सकता है, जब ऐसा बददिमाग व्यक्ति किसी भी देश में शासक हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, तो दावा तो नहीं कर सकते। लेकिन जो आज के संकेत हैं वो यही है कि अब भागने का प्लान है, लेकिन भागने का प्लान भी विध्वंसक। इसीलिए कई बार जब हम लोग बात करते हैं माइंडसेट की, कि सामने वाला व्यक्ति सृजनात्मक है या विध्वंसात्मक है, तो विध्वंसात्मक व्यक्ति जो होता है ना, वो कब्र में भी तबाही मचाता है। वही हाल है ट्रंप का। युद्ध से भागने की जो तैयारी है वह भी विध्वंस के साथ है। इस युद्ध से भागने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे जाएंगे तो फजीहत होगी, थू-थू होगी पूरी दुनिया में कि आए थे ईरान को 48 घंटे में निपटाने और 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन बाद चले गए अपना वही मुंह लेकर के, पिटा मुंह लेकर के। लेकिन अगर इसी समय में किसी और युद्ध में अमेरिका घुस जाए, कहीं और युद्ध शुरू कर दे, युद्ध वैसे भी पसंद है, ट्रंप ने खुद बताया था कि युद्ध पसंद है उनको, तो कहीं और एक युद्ध शुरू हो जाए किसी देश के साथ, फिर तो ये एक्सक्यूज होगा ना कि अब हम नए टारगेट पर लग चुके हैं, क्योंकि हमें तो टारगेट अचीव करना है। ट्रंप को रोज टारगेट अचीव करना होता है। अब हमें इस देश में रिजीम चेंज करना है, सत्ता परिवर्तन करना है, इस देश के लोगों को हमें आजादी देनी है, इस देश के लोगों का मानवाधिकार जो हनन हो रहा है उससे बचाना है। इसलिए अब हम ईरान को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान में अब हमारा मकसद पूरा हो चुका है। और वो तो 11 बार 12 बार बता चुके हैं कि मकसद पूरा हो गया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, एयर डिफेंस, रडार, कम्युनिकेशन, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब खत्म कर दिया है। तो भगने का रास्ता मिल जाए। इसी भगने के रास्ते पर ये कार्यक्रम ला रहे हैं हम कि ये तैयारी क्या है। दरअसल ट्रंप अपने ही पड़ोसी मुल्क पर हमले की तैयारी में हैं, और अगर ये हमला होता है तो ट्रंप अमेरिका के जो इतिहास अमेरिका का लिखा गया है, उस इतिहास पर में एक काला पन्ना जोड़ेंगे। क्योंकि दुनिया जो है ना, अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, वो वादों पर चलते हैं। वादों पर एक वादा हो गया तो वादे को निभाया जाता है। इसीलिए तमाम जो है देशों के बीच एक संतुलन सा कायम रहता है। दुश्मनी दोस्ती होते हुए भी संतुलन कायम रहता है। 64 साल पुराना वादा ट्रंप तोड़ेंगे, और वो वादा जो कैनेडी ने किया था, उस वादे को तोड़ेंगे। कैनेडी ने उस स्थिति में किया था जब अमेरिका बड़े संकट में था, तब एक वादा किया था। क्या उस वादे को तोड़ करके ट्रंप हमला करेंगे? जरा हेमंत भाई को लाइए, फिर हम कार्यक्रम शुरू करें। हेमंत भाई स्वागत है। हेडलाइन लाइए भैया, हेडलाइन लाइए। ये देखिए, कैसे भी कब्जा करूंगा, ट्रंप ने धमकी दी और अंधेरे में डूबे लोग। ईरान के बाद अब इस देश की बारी। अब क्या क्या उसमें हुआ है अभी चर्चा में आएंगे। इस देश की बारी की जिसकी बात है वो देश है क्यूबा। क्यूबा का नक्शा दिखाइए, जरा मैप लाइए, क्यूबा का मैप दिखाइए। ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, जो ऊपर बिल्कुल देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स है, और ये लाल रंग में जो दिख रहा है ये है क्यूबा। यूनाइटेड स्टेट्स की जो चोंच ऐसे नीचे आप देख रहे होंगे, चोंच एक वो लाल वाला क्यूबा जो दिख रहा है उसके ऊपर एक चोंच दिख रही है। वो चोंच अमेरिका का हिस्सा है, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा बिल्कुल मतलब अमेरिका और क्यूबा के बीच में बहुत मतलब छोटी सी दूरी है, और इसी क्यूबा पर निशाना है। क्यूबा पर निशाना क्यों है? अमेरिका का दोगलापन, दोगला जो चरित्र है, ये क्यूबा के मामले में बहुत साफ समझ सकते हैं आप। मैं 2 से 3 मिनट लूंगा और फिर हेमंत भाई के हवाले कर दूंगा। ये दोगलापन का एक प्रमाण है क्यूबा, जीता जागता, इसलिए मैं कर। क्यूबा में 1959 से क्यूबा और अमेरिका की दुश्मनी है। 1959, 1959, जब हमारे यहाँ पंचायती राज आया था तभी दुश्मनी हो गई थी, लेकिन इसकी वजह से नहीं हुई थी, नहीं तो पता चला पंचायती राज की वजह से हो गई ना। 1959 में
फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा की क्रांति जो हुई, क्यूबा में क्रांति की और बतिस्ता को सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया और फिदेल कास्त्रो आ गए। बतिस्ता कौन था? बतिस्ता कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हेड नहीं था, किसी डेमोक्रेटिक उससे नहीं प्रोसेस से बन के बैठा था। बतिस्ता तानाशाह था, अमेरिका के समर्थन से क्यूबा पे राज कर रहा था, अमेरिकी समर्थन से क्यूबा पे राज कर रहा था। अब ये डेमोक्रेसी के दुहाई देने वाले दोगलापन देखिए, जो तानाशाह इसके समर्थन से रहेगा अमेरिका के, वो तानाशाह इसको मंजूर है। रजा पहलवी क्या था? रजा पहलवी भी तो शासक तानाशाह टाइप था। बतिस्ता क्या था? विशुद्ध तानाशाह था, वो मंजूर है। लेकिन इसे मंजूर नहीं कौन होगा? सद्दाम हुसैन नहीं होगा, फिदेल कास्त्रो नहीं होगा, ये मंजूर नहीं होगा। 59 में हटा दिया। 60 में एक कोशिश की पलटने की, एक वहां विद्रोही गुटों को समर्थन देके, जैसे ईरान के भीतर अभी आंदोलन करवाया था वैसे ही, लेकिन फिदेल कास्त्रो के सामने सब फेल हो गया। उसके बाद तनाव बढ़ना शुरू हुआ। 61 और 62 आते आते हुआ क्या, 1962 में वो कोल्ड वार का दौर था, सोवियत रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध, कोल्ड वार का दौर था। तो टर्की जो है, टर्की अमेरिका के मित्र देशों में है, बड़ा करीबी है। टर्की में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। ये जो होता है ना कि सामरिक चेक एंड बैलेंस के लिए, इसीलिए तो ये ठिकाने बनाए जाते हैं जो आर्मी बेस वगैरह होते हैं कि अलग अलग जगहों बना लो। टर्की में परमाणु मिसाइलें तैनात की अमेरिका ने, और फिदेल कास्त्रो से और अमेरिका से दुश्मनी चली रही थी। अमेरिका का राष्ट्रपति कैनेडी था और खुश्चेव सोवियत रूस का राष्ट्रपति। इसके जवाब में जब यहां पर परमाणु मिसाइलें तैनात की, तो इसके जवाब में क्यूबा में जो है तैनात कर दिया मिसाइल रूस ने, सोवियत रूस ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। 13 दिन चला ये। 13 दिन दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, कभी भी परमाणु युद्ध के हालात थे 13 दिन तक। उसके बाद क्या हुआ, कुछ जासूसी जो विमान थे वो भी मार दिए अमेरिका के, रूस ने। ये भी कुछ जासूसी जो विमान थे टोही, उनको भी गिरा दिया। प्रेशर बिल्ट होता गया, और जब क्यूबा में तैनात हुई मिसाइलें तो केनेडी प्रेशर में आया। 26-27 अक्टूबर को प्रेशर में दोनों थे। 26-27 अक्टूबर को खुश्चेव ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखी जो है कि हम हमला नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं कि क्यूबा से अमेरिका हमला करे। लेकिन इसमें मुख्य काम, कैनेडी ज्यादा प्रेशर में था। कैनेडी का भाई, जॉन एफ कैनेडी का भाई जो था, शायद रॉबर्ट नाम था, भाई था कुल मिला समझिए, भाई को इस ड्यूटी पर लगाया गया। उसने डील किया, वो संपर्क साधा, जैसे डिप्लोमेटिक चैनल खोले जाते हैं उससे, और फिर कैनेडी ने वादा किया कि हम टर्की से परमाणु मिसाइलें हटा लेंगे, टर्की से परमाणु मिसाइलें हटा लेंगे धीरे धीरे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो टर्की से परमाणु मिसाइल, ये सेकेंडरी था और गुप्त रूप से, गुप्त समझौता था। जो ओपन समझौता था दुनिया के सामने डिक्लेयर करने के लिए, वो कैनेडी ने कहा कि हम क्यूबा, जिसकी मैंने 64 साल वाली बात की, कहा हम क्यूबा पर हमला नहीं करेंगे, मतलब अमेरिका अब क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। ये 64 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया के सामने, ये हिडन नहीं था, ये ओपन था, दुनिया के सामने ये इसका ऐलान किया था। गुप्त रूप से कहा टर्की से हम मिसाइलें हटाएंगे, परमाणु मिसाइलें, और उसके बाद हटाई भी थी। और सोवियत रूस ने कहा कि हम वहां से क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा लेंगे, तो सोवियत रूस ने हटाई। और वो दुश्मनी फिर कंटिन्यू रही। 1960 में प्रतिबंध लगाया था 59 की क्रांति के बाद, और अब तक प्रतिबंध है, भयंकर प्रतिबंध क्यूबा पर है। ये उस दुश्मनी की पृष्ठभूमि थी जो आज के वर्तमान के साथ हेमंत भाई जोड़ेंगे। आपको मैं एक बाइट सुनवा देता हूं इस युद्ध को लेकर के, जो तैयारी है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप को जरा सुनवा दीजिए भैया।
I was just with a fantastic person who's Cuban and made a fortune in sugar. You know, Fanjul family, right? And this family wants to go back to Cuba to visit it. They haven't been back in like 50 years or something. They largely come from Cuba. And we'll see what happens. They were asking me about that. They want to go back. Not only Fanjul, a lot of Cubans have said, "Oh boy, would they love to go back." I think Cuba, I don't know, in its own way, if tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. They're not in a hurricane zone, which is nice for a change. They won't be asking us for money for hurricanes every week. But I think Cuba's the end. All my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time. Very violent leaders. Castro was a very violent leader. His brother's a very violent leader. Extremely violent. That's how they governed. They governed with violence. But a lot of people would like to go back. Okay. कास्त्रो वायलेंट लीडर, उसका भाई वायलेंट लीडर, ये सबसे शांति पुजारी हैं जो ढूंढ ढूंढ के खाली युद्ध करता है। इसको मैं एक बाइट और सुनाऊंगा हेमंत भाई, इसलिए सुनाऊंगा कि ये ईरान से भागने के लिए उस बाइट को यहाँ पर रेलेवेंसी लग नहीं रही होगी, लेकिन मैं जोड़ रहा हूं। इस आदमी को अब ईरान से भागने कितनी जल्दी है, जरा सुनिए। 23 सेकंड की मात्र क्लिप सुनाइए। Much more, only because people don't understand. It's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. When you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. ईरान में ये तो पूरा नहीं था, इस क्लिप में और भी हिस्सा है। ये ईरान के लोगों की तारीफ कर रहा है कि वो बहुत हाई लेवल उनका आईक्यू है और हमारे पास बहुत तेल है, ईरान के तेल में हमारा कोई रुचि नहीं है, हमारे ईरान के तेल से क्या लेना देना, हमारे पास इतना तेल है। तो गए किस लिए थे भाई? हाई आईक्यू वाले खामनेई को मारने के लिए? इतना हाई आईक्यू तो वो भी तो ईरान में थे। ये संकेत है 23 सेकंड कि ये यहां से भागना है और भागने के चक्कर में क्यूबा को चपेट में ले रहा है। वहां पे युद्ध के हालात ये कैसे कैसे बना रहा है, जरा पूरा सीक्वेंस इतिहास से वर्तमान का जोड़िए आप। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ट्रंप का केवल और केवल 20 जनवरी पिछले साल से लेकर के अब तक का इतिहास 13.5 महीने का देखिएगा। उसका केवल और केवल काम क्या है? ध्यान को भटकाना है किसी भी सूरत में, अमेरिका का भी और पूरी दुनिया का भी। क्यों? क्योंकि कहने को अमेरिका दुनिया का दादा है और उसकी हर हरकत पे दुनिया की नजर रहती है। क्यूबा पर हमला करने की जरूरत पड़े ना पड़े वो एक सेकेंडरी विषय है। क्यूबा के साथ जो ये आदमी कर रहा है आज की तारीख में, वहां की आबादी 95 लाख से 1 करोड़ के आसपास है। कैरिबियन सागर का देश है। 1,11,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास उसका एरिया है। इस आदमी ने जनवरी 26 से लेकर के अब तक उनके साथ नर्क मचा रखा है। वेनेजुएला वाला अटैक के तुरंत बाद जिस तरीके से वहां पर तेल का कंप्लीट ब्लॉकेड कर दिया और वो देश अब कंप्लीटली डार्क में है, अंधेरे में है, बिजली प्रोडक्शन से लेकर हर तरीके से। कारण केवल क्या है? इसकी आप प्रायोरिटीज देखिए। देश में आया तो सत्ता में आते सबसे पहला काम क्या किया कि अवैध प्रवासियों को बाहर कर दूंगा। ठीक, उसमें हिंदुस्तान को छोड़ करके और किसी के बाहर कर नहीं पाया। हमारी थुक्का फजीयत जो करनी थी खूब की, किसी ने आवाज नहीं निकाली। ठीक, उसके बाद देश को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के लिए टैरिफ का खेल शुरू कर दिया। ठीक, वो चलता रहा, आज घटा दिया, आज बढ़ा दिया, आज फला कर दिया। वो सारा सटोरिये जो काम करते हैं कि उस देश का लगा दिया, वहां की मार्केट डाउन होगी, फिर वहां कर दिया, फिर पूरी दुनिया पे कर दिया, लाइक दैट वो कर दिया। उसके बाद आज फलाने देश के बारे में कुछ कह दिया, आज उस देश के बारे में कुछ कह दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपने जो बिल्कुल सही परफेक्ट डायग्नोस जिसको कहते हैं मेडिकल की भाषा में, आपने वो किया है। चूंकि वेनेजुएला का जो इंपैक्ट ये चाह रहा था वो वेनेजुएला वाला इंपैक्ट आया नहीं वहां पर।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस सर्जिकल ऑपरेशन के साथ आप उठा लाए रातों रात, वो हालांकि अंदर के भीतर गाती थे वहां के जो उसमें तमाम हाँ। विभीषण थे, उनकी मदद से किया जो भी किया, लेकिन उससे वो इम्पैक्ट नहीं आया देश में जो ये चाह रहे थे। वाव इम्पैक्ट जो होता है ना, वाव, 2-4 दिन इसने लफाजियां की, लेकिन वो इम्पैक्ट आया नहीं कि वो बेचारा जिस तरीके से उसको लाया गया उससे भी उसके प्रति लोगों में एक श्रद्धा सी उत्पन्न हुई कि यार किस तरीके से एक देश के राष्ट्रपति को, ये तो आतंकी कार्रवाई है, ये किसी संप्रभु राष्ट्र पर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है जो इसने किया। तो वो भी जो अमेरिका के ठीक ठाक लोग हैं और दुनिया के लोग हैं सेंसिबल, उन्होंने भी उसका विरोध किया एक तरीके से कि ये कोई तरीका नहीं है। तो वो चीज हुई। इन बिटवीन इजराइल का ग्रेटर इजराइल होने का मन कर गया नेतन्याहू का, और उसके लिए मौका था। अमेरिका के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर था कांग्रेस का कि वो सारी एप्स्टीन की फाइलें रिलीज करो, वो दबाव आ गया। तो हर चीज का काउंटर क्या है, जैसे अपने मोदी जी करते ना, एक थैला रखते हैं उसमें नया कबूतर निकाल लेते हैं, तो उसने वो नया, इन्होंने ये वेनेजुएला कर लिया था, सारा सक्सेसफुली कर लिया था अपने हिसाब से, और कब्जा भी कर लिया क्योंकि छोटा देश है, वो उपराष्ट्रपति को कर लिया, नहीं तो रिजीम चेंज करते और करते वो सारा इनका सिस्टम अब यही चला रहा है उस देश को प्रैक्टिकली। तेल बेचना, भारत भी वेनेजुएला तेल खरीदेगा, हालत ये है। चलिए खैर कोई बात नहीं। इन बिटवीन नेतन्याहू ने बाजू मरोड़ दी और बिना इच्छा के, बिना योजना के, बिना रणनीति के, बिना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के इनको ईरान में कुदा दिया। 28 फरवरी को कराए हमला, जीत घोषित कर दी 11-12 बार। उससे भी बात नहीं बन रही क्योंकि भागने की जगह नहीं मिल रही, भारी नुकसान हो रहा है, 14 सैनिक मारे गए, 10 जहाज गिर गए, डैमेज हो गए, खरबों रुपए का खर्चा हो गया, बात नहीं बन रही। तो अब क्या करें, अब वहां से भागना है तो कोई बड़ी विक्ट्री दिखाओ, यहां से तो भाग जाओ ईरान के, तो उस पर हो नहीं ना आप टारगेट पे। अमेरिका ईरान की अप्रोच से बाहर की चीज आज की तारीख अभी, तो केवल उसके बेसिस हैं, और बेसिस के अंदर आपको पता है बेस ही बेस है, बाकी तो फौजी फाजी तो सारे होटलों में रुके हुए हैं आजकल, एम्बेसियां सारी बंद है, अमेरिकी नागरिक अपने हाल पे हैं जो विदेशों के अंदर है पूरे मिडिल ईस्ट में। तो अब इस भाई ने एक पैरेलल प्लान रखता है ये। जनवरी 2026 से आप देखिए इसने क्या किया कि राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर दी, ठीक। 29 जनवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, और इसमें क्यूबा सरकार की जो नीति है, कितना सा देश है सोचिए, कहां अमेरिका है और कहां क्यूबा है, उसको नीतियों को बता दिया कि ये अमेरिका के लिए असामान्य है, असाधारण खतरा है, और इसे सप्लाई करने, तेल सप्लाई करने वाले देश सीधे या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैरिफ लगाने का उन पर प्रावधान ठोक दिया। तेल आना बंद, तेल का ब्लॉकेड कर दिया, वेनेजुएला का राष्ट्रपति उठा लिया, तो पूरे का पूरा वेनेजुएला से जो तेल आता था वो बंद हो गया। अब कोई भी दूसरा तेल बेचे क्यूबा को तो उस पर ये टैरिफ लगाएगा भाई। क्यूबा में हालत क्या हुई कि बिजली संकट ऐसा हो गया कि पूरे प्रदेश, पूरे द्वीप, आइलैंड नेशन है वो पूरा, उसके ऊपर ब्लैकआउट है, कंप्लीटली ब्लैकआउट। क्या इसको आप मानवीय शासन कहेंगे? एक तरफ फिर वही बात, शौक क्या है, डील करो मेरे साथ। डील क्या करो, जो अभी बताया कि वहां का मौसम बहुत अच्छा है, फला है, ये। और ये कोई आशीष भाई ना तो इसकी पहली हरकत है और ना ही आखिरी। जैसे ही सत्ता में आया पहली हरकत क्या थी, ग्रीनलैंड कब जाएगी, ग्रीनलैंड हमें चाहिए, नाटो के साथ बिगाड़ने को तैयार है, सबके साथ बिगाड़। वो एक कैसेट चली कई दिन तक, ठीक, वहां बेइज्जती करा के भागा। ये कैसे भागा, इनका वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, मैंने आपने शो भी किया था उस पर, याद होगा, वो वहां पे ग्रीनलैंड गया और उसको रिसीव करने के लिए वहां का मच्छर भी नहीं आया, सरकार का कर्मचारी अधिकारी तो बात छोड़ दी, वहां बेइज्जती कराई, 3 महीने उलट रखी, पूरे यूरोप को अनस्टेबल रखा, पता नहीं क्या करेगा क्या, क्योंकि मर्क्यूरियल कैरेक्टर है, अस्थिर चित्त है। तो जब प्रेशर पड़ा तो अब ग्रीनलैंड का नाम नहीं लेता। फिर कनाडा के ऊपर टारगेट कर लिया कि हम इसको 51वां स्टेट बनाएंगे। वहां का पिछला प्रधानमंत्री जो था, हालांकि वो लूज कैनन था, लेकिन उसने स्टैंड लिया व्हाइट हाउस के अंदर कि हम बिकाऊ नहीं, ठीक, वी आर नॉट हियर फॉर मर्जर। कनाडा की कैसेट रखी कई दिन तक। फिर वेनेजुएला का ऑपरेशन कर दिया। खुद को शांति का मसीहा कहने वाला आदमी है ये। शांति तो के नाम पे तो ये आदमी कलंक है, कलंक। अमेरिका के राष्ट्रपति की एक भूमिका होनी चाहिए अगर ओवरऑल वर्ल्ड लीडर की बात करें। आज ये वर्ल्ड भिखारी है, वर्ल्ड लीडर नहीं आज की तारीख में। अपने ही सहयोगियों से हाथ जोड़ के कभी कहता जहाज भेज दो, कभी कहता तुम डरपोक हो, कभी ये है कभी वो है। तो वही अस्थिर चित्त वाली बात है। कनाडा छोड़ दिया, ग्रीनलैंड छोड़ दिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया, वहां इनडायरेक्ट कब्जा कर लिया, मार्को रूबियो को वहां का प्रभारी बना दिया, खुद ही घोषणा कर दी कि मैं वेनेजुएला का भी राष्ट्रपति हूं, खुद ही ट्वीट कर दिया।
अमेरिकी संविधान के मुताबिक आप 2 देशों के राष्ट्रपति हो सकते हो क्या? लेकिन बड़बोला है, वो कुछ भी कर दे, कोई खास बात नहीं। वो कल को अपने आप को ग्रीनलैंड का भी आप ट्वीट कर दो अभी कि मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं क्या कर लूंगा आपको, कर दो, मोदी जाने और आप जानो। तो वही स्थिति है, मैं वहां का वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूँ। यानी भारत का तो कर देगा तो कोई जवाब भी नहीं देगा। हाँ, यहां तो गड़बड़ी हो जाएगी सारी। तो अब क्या कह रहा है कि मैं क्यूबा के टॉप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, हाईएस्ट लेवल पे बात कर रहा हूं, और आसानी से डील हो सकती है, और फ्रेंडली टेक ओवर करेंगे। क्यों करोगे भाई तुम फ्रेंडली टेक ओवर, तुम खुदा हो क्या? और उसके बाद कहता है कि 16-17 को कहा कि मैं क्यूबा लेने का सम्मान हासिल करना चाहता हूं, चाहे मैं उसे आजाद करूं या मैं उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। सोचिए आप, आज के दौर में 21वीं सदी के दौरान इस तरह का जो पहले जो वो होता था कि भाई साम्राज्यवाद, उसका ओपन पुजारी है ये आदमी, ये इसके राजदूत, ये यहाँ के बारे में कह रहा है, वेनेजुएला का इसने जिस तरीके से किया, अब क्यूबा के बारे में कह रहा है। इसका राजदूत वहां जाके क्या कहता है इसराइल के अंदर, अमेरिका का, कि ग्रेटर इसराइल की प्लान बिल्कुल ठीक है। वो ये भूल गया कि मिडिल ईस्ट में उनके भी बहुत सारे देश, बहुत से उनके भी बहुत सारे बेस है, सारे अपने जैसे भर्ती कर रखे कैबिनेट के अंदर जितने भी, और ऐसे इसके नॉमिनी है। अब 2025 से ये लगातार इस कामरे को बिल्ड कर रहा है। कभी क्या करता है, वहां पे ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, कभी उसको राज्य प्रायोजित आतंकियों की सूची में रख देता है उस देश को, रेमिटेंस जो है, जो वहां से पैसे आते हैं उन पे सख्ती कर देता है, नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम उसको जारी करके सारी नीतियां वो गड़बड़ कर देता है उनकी। कारण क्या है? कारण बात आपने कुछ बहुत बड़े लेवल पे कारण बहुत क्लियर कर दिया आपने, लेकिन अगर आप इसको ब्रीफ में करो तो ट्रंप प्रशासन कहता है कि क्यूबा सरकार अमेरिका के लिए खतरा है। क्योंकि खतरा बताए बिना तो बात नहीं बनेगी ना। तो खतरा है, खतरा कैसे है? क्योंकि क्यूबा रूस, चीन, ईरान जैसे दुश्मन देशों को समर्थन करता है। ये पहला कारण है इसका, इस भाई साहब के जो इसने वो किए है। रूस का सबसे बड़ा विदेशी इंटेलिजेंस सेंटर क्यूबा के अंदर है। आरोप क्या है कि अमेरिकी जानकारी चुराई जाती है वहां पर। ठीक, हमास, हिजबुल्ला जैसे आतंकी समूहों को पनाह देते हैं, ये भाई साहब का आरोप है। मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, राजनीतिक विरोधियों पर अत्याचार होता है, और लोकतंत्र को दबाया जाता है। इसके यहाँ तो पूरा लोकतंत्र है, इसने वेनेजुएला में पूरा लोकतंत्र स्थापित कर दिया, इन्होंने अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करके छोड़ा था, इराक में छोड़ा था। ये इन लोगों की पृष्ठभूमि है। अल्टीमेटली आशीष भाई बात आके घूम फिर के वही है कि वहां के उस देश के भौगोलिक एरिया पर या तो प्रत्यक्ष कब्जा कर लो या अप्रत्यक्ष तौर पर कर लो, केवल इसलिए क्योंकि इसको जो ईरान वाला मसला है, ये इसको ना तो मुफीद आ रहा है और ना फेस सेविंग बची। तो उस फेस सेविंग में करेगा क्या? ईरान से भागा है, हमने अपना उनका लीडरशिप बदल दी, उनका राष्ट्रपति मार दिया और धार्मिक प्रमुख मार दिया, सुप्रीम लीडर। उसके बाद हमने उनको तहस नहस कर दिया, उनकी परमाणु क्षमता खत्म कर दी। अब हम आ गए। इसको क्यूबा को फिजिकली हो सकता है टेक ओवर ना भी करे, लेकिन जो इसकी मंशा जो आपने बाइट में दिखाई कि मौसम बड़ा अच्छा है और मैं ये करूंगा और वो करूंगा, वो बहुत ही घातक, बहुत ही मतलब डेमोक्रेसी के लिए आज का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें बेसिकली ये मैक्सिमम प्रेशर की जो वो है, अधिकतम दबाव डाल दो और उसके बाद क्यूबा को अगला निशाना बना दो, फाइनेंशियली उसका गला घोट दो, तेल काट दिया, शासन को कमजोर कर दिया, कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया, आंतरिक दबाव। भाई लोग क्या करेंगे अगर लगातार ब्लैकआउट होगा? तो लोगों के अंदर एक विद्रोह पैदा करना, जो इनका फिर हमेशा से ही करते हैं, ईरान में भी उन्होंने किया, पूरा फाइनेंस किया, हजारों लोग मर गए। नाम किसका है? सुप्रीम लीडर का, कि उन्होंने मार दिया, उनके खिलाफ क्रांति। क्रांति तो तुम और इजराइल कर रहे थे बैठ के, मोसाद करवा रही थी वहां पे। तो वो सारी चीज है। तो कुल मिलाकर के यह है कि या तो उनका शासन अपने ऊपर पास आ जाए, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि ईरान के अंदर पहले जो इनका पिट्ठू था, वो उसको उसकी उस तरीके से वहां पे कोई शासन अपना कायम किया जाए, और नहीं तो प्रत्यक्ष तौर पे। तो प्रत्यक्ष तौर पे ना हो तो परोक्ष तौर पे ये कर लो, केवल और केवल आशीष भाई। इसके कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बहुत छोटा सा देश है, फ्लोरिडा से आधा एरिया है इसका, सोचिए, जो अमेरिका का राज्य आधा। उसके बावजूद भी इसकी लाल टपक रही है। इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं, केवल और केवल अपने दो लोगों को, जो भक्त मंडली है, उनको ये राजी करना कि देखो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं एरिया बढ़ा रहा हूं, कभी ग्रीनलैंड को लूंगा, ग्रीनलैंड के पैसे दे दूंगा, ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा, कनाडा का एनेक्सेशन कर लूंगा। तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसकी भाषा नहीं होती। ये विशुद्ध तौर पे एक संति की भाषा है और एक साम्राज्यवादी की भाषा है। और माफ कीजिएगा, बुरी बात केवल ये है कि इसके शासन के अंदर इसके राजदूत खड़े होकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सरेआम कह रहे हैं
कि जो पश्चिमी साम्राज्यवाद खत्म हो गया था उसको दोबारा शुरू करने की जरूरत है। सारे ओपनली कह रहे हैं। राजदूत छोड़िए, विदेश मंत्री इसका मार्को रूबियो यूरोप में खड़ा होकर के कहा, जी यूरोप में खुला कहा कि अब हमको फिर से उस साम्राज्यवाद को स्थापित करने की जरूरत है। अच्छा, इसको मॉनिटर किसने आपने बनाया? एक बात एक मॉनिटर सेकंड है। एक आपने हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात की, मार्को रूबियो। ये हाँ, ध्यान रखिएगा कि मार्को रूबियो जो है वो क्यूबा मूल का है, क्यूबा मूल का हाँ, ही है वो। और उसकी बहुत लंबे समय से इच्छा है कि किस हाँ, तरीके से क्यूबा के शासन पर हथियार जाए। तो मार्को रूबियो का अपना इंटरेस्ट है वहां पर कि डायरेक्ट, यहां तो विदेश मंत्री है, क्या पता उसको वहां इंस्टॉल कर दिया जाए। मार्को रूबियो वहां का मूल निवासी है, तो और मार्को रूबियो इसका ब्लू आइड बॉय है। उसके लिए आपने देखा जो एक्स वाला भाई था, वो आपका क्या नाम था उसका, हम्म, एलन मस्त, मस्क, मस्त। उसके साथ भी बिगाड़ ली थी। तो ये इस आदमी के कहां पर क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्या कमर्शियल इंटरेस्ट है। हमेशा इसकी भूमिका, जो इसकी दृष्टि है, वो एक शासक की नहीं, जो प्रॉपर्टी डीलर नहीं होते, रियल्टर्स, कब्जा करने वाले, उस तरह की मंशा है। और ये अमेरिका और दुनिया का दुर्भाग्य है कि इस तरह के व्यक्ति आज सत्ता में है। अगर ये क्यूबा पे ये करता है तो मुझे लगता है कि एक और संकट दुनिया के सामने खड़ा करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और नहीं, इसमें अमेरिका के लोग भी समझ गए। एक एंगल और देखने की जरूरत है। जो हम लोग कहते हैं कि ये बहुत मर्कुलियर करेक्टर है और पैसा कमाने पे इसका ध्यान रहता है। पैसा तो देखो, आप इन सब पद पे बैठने के बाद वो दाएं बाएं पैसा कमाते रहते हैं। वो अगर ये एफर्ट ना करे ट्रंप ना, तो भी कमा लेगा कुशनर, तो भी कमा लेगा दामाद। यहाँ पर मोदी जी अगर एफर्ट ना भी करें तो कोई दिक्कत है अडानी को, क्योंकि सिस्टम को पता होता है कि इनका हमको फेवर करना है। सिस्टम को पता चल जाता है ना कि फेवर करना है, ये दामाद है, ये भाई है, ये मित्र है, वो समझ जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर हमने एक कार्यक्रम में गुण मिलाए थे, गुण और मिलाइए कि परमानेंट जनता को इतना कंफ्यूज कर दो कि वो समझे बस नहीं पाए। वो एक बस डायलॉग था ना कि कहां से इतने छेद कर दूं कि कहां से, तो उसी टाइप का इतना कंफ्यूज कर दो कि समझ न पाए। अब अगर ये क्यूबा पर इसका एग्रेशन होता है, तो ईरान में जो दुर्गति हुई है अमेरिका की, क्यूबा पर अगर कोई सफल ऑपरेशन बड़ा कर दे, तो ये फिर से डंका बजा सकता है। ईरान में जितना इसने नरक मचवाया है अमेरिका में, जितना इसकी खिलाफत हुई है, उसकी भरपाई, मतलब गुमराह कर दो तत्काल। ये भी एक गुण मिलाइएगा। ये गुण मैं हाँ, कहा था कि गुण जब मिलाएंगे तो बस। बहुत है भाई। 36 नहीं, बजाय भय 72 मिलेंगे। भय और भ्रम, वही हाँ, राजनीति वहां है, वही रही राजनीति, और वही कुछ नहीं। यहाँ। तो इसलिए भी क्यूबा पे इसका अटैक करने की दूसरी बात, ये बताता है अमेरिका के लिए खतरा है। कौन अमेरिका के लिए खतरा? क्यूबा अमेरिका के लिए खतरा। अगर क्यूबा अमेरिका के लिए खतरा है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, सनातन के लिए खतरा है। यहाँ तो भारत में तो, अब भारत में तो कौन देश का खतरा बताएंगे, तो यहाँ पर सनातन के लिए खतरा बता दिया है कि सनातन के लिए देश में खतरा है, तो उसी से पोलराइजेशन होता रहे। तो वहां क्यूबा खतरा हो गया। अगर क्यूबा खतरा है तो डूब मरना चाहिए तुम्हें, अगर इतना बड़ा क्यूबा खतरा है। और क्यों खतरा है उसकी वजह पर आइए। क्या कहता है कि रूस, चीन, ईरान जैसे शत्रु राष्ट्रों का जो है ये समर्थक है। आज ही बाइट में पिछले कार्यक्रम में हम चलाए थे, कहा था कि चीन के साथ तुम्हारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, माई गुड फ्रेंड, हमारे बहुत अच्छे संबंध। तो पहले तो ये तुम तय कर लो ना कि दोस्ती है कि दुश्मनी है। अच्छा, दूसरी बात, उसके आगे चलो दुश्मनी सही, तो दुश्मनी सही, तो क्यूबा को तुम मार के क्या पाओगे? दुश्मन को ही निपटा दो ना, सारा खतरा अमेरिका से खत्म हो जाए। अमेरिका से खतरा तुम क्यूबा को मार के नहीं कर पाओगे खत्म, तुम रूस और चीन को मार दो ना, खत्म करो क्यूबा से खतरा। वो तुम्हारी औकात नहीं है, वो औकात नहीं है। यही असली बात है। इसी से साबित होता है कि ये कितना, मतलब ये व्यक्ति, ऐसे शासक जो आते हैं तो कितना देश के लिए नुकसानदेह होते हैं, ये कितने हानिकारक होते हैं। नहीं क्यूबा आशीष भाई, यहाँ और पर क्यूबा में एक और इशू भी है। क्यूबा के अंदर जो प्रभाव है वो रशिया का भी कुछ प्रभाव है, और चाइना का हाँ, भी प्रभाव है। हाँ, और जो ये पूरा हाँ, पश्चिमी हेमिस्फीयर आप देखते हैं, जो अमेरिका का वेस्ट आंगन जिसको आप कहते हैं, पीछे का आंगन आपको कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वहां से उनके प्रभाव को बिल्कुल खत्म कर देना, इसके पीछे इस भाई साहब की मंशा ये है। तो इसको लगता है कि जितनी सरलता से तूने वेनेजुएला कर लिया था, जितनी सरलता से तू ईरान से भाग सकता है ध्यान भटका करके, उसी तरीके से यहां भी खेल कर ले। ये मौसम बताना, यहाँ ये करना, मेरी मर्जी है, मैं ये करूं, मैं, तुम शहंशाह हो क्या यार?
सवाल तो ये है ना। और क्या ईरान इस क्यूबा वाले मामले में क्या रशिया और चाइना शांति से बैठ जाएंगे? जब टर्की में आपने मिसाइलें लगाई थी, तो क्या आज रशिया के पास आज मिसाइल नहीं क्या है? सब कुछ है उनके पास। अगर तुम्हारी तरह अगर वो भी बिहेव करने लग गए, तो दुनिया तो तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे जब तक तुम कुर्सी पे हमेशा के लिए खड़ी रहेगी। ये पूरी स्थिति जो है ना, क्योंकि विशुद्ध व्यापारी हर समय अनिश्चितता का लाभ उठाता है, तो ये व्यक्ति जान पूछ करके पूरी दुनिया को अनिश्चितता के साए में घसीट कर, आशीष भाई, अपनी नाकामियों को छुपाना। और जैसे आपने कहा ना कि कोई भी चीज जहां भी जो भी करेगा उसमें फेलियर होगा, तो अगला फिर कदम उठा लो उससे ध्यान बांटने के लिए, फिर वो हो गया तो उससे आगे बढ़ जाओ। कहा ग्रीनलैंड से चला था कनाडा होते हुए वेनेजुएला, वेनेजुएला से अब क्यूबा, ईरान। ये इस आदमी का पूरा वो है, केवल भय और भ्रम, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और बात यहाँ पर रूस और चीन को भी देखनी होगी कि रूस और चीन दरअसल नेताओं का एक दौर है, ऐसा दौर है, अद्भुत दौर है। पुतिन है, बहुत लोगों को हम तो बड़ा मतलब बहुत ही कोशिश करते हैं कि एकदम ही न्यूट्रल रहे इन सब मामलों में, कहीं पर भी, कि ये नहीं कि हम किसी को हमको पसंद आया। हम राहुल गांधी को भी आज राज्यसभा चुनाव हमने बता दिया कि सिर्फ बतौलेबाज आदमी है, कुछ नहीं बसता है सिर्फ। तो इसीलिए ये जो पुतिन भी है ना, पुतिन भी वैसे ही शासक है अपने देश में। उसी रूस में बहुत ही वैसे साल के जमाने से बहुत शासक आए, खुश्चेव से लेकर के और गोरबाचोव तक, बोरिस एल्सिन, गोरबाचोव, बहुत सारे हैं। लेकिन जो पुतिन है, ये पुतिन वो उन शासकों में, उन राष्ट्रपतियों में पुतिन में अंतर है। पुतिन आया तो कुंडली मार के बैठ गया है और 150 साल जीने की का दवाई बनवा रहा है। इस फॉर्मूले में लगा है कि 150 साल हम जिए, कैसे हम छोड़ दें कुर्सी। ये जो कुर्सी पकड़ सब आ रहे हैं, ये कुर्सी पकड़ किसी के साथ ही नहीं है। एक बात तो और साफ है, ये किसी, रूस के भी मूल चरित्र को पुतिन ने बदल दिया है। नहीं तो वेनेजुएला पर जो साइलेंस था, वही साइलेंस बहुत चुभने वाला है। इसीलिए हेमंत भाई ने कहा, मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि कि क्या चुप रहेंगे? अब नहीं कह सकते आप कि ये कुछ बोलेंगे, हो सकता है चुप ही रह ले। अपनी सत्ता को वेनेजुएला पर भी तो चुप रहे, वेनेजुएला पर क्यों नहीं बोले? वेनेजुएला का और रूस का आज का नहीं, चीन तो फिर भी बाद में एंट्री मारता है। रूस और वेनेजुएला का रिश्ता, क्यूबा और रूस का रिश्ता, आप क्यों नहीं बात कर सकते हो? आप ये अगर मुद्दा आ रहा है, वो बोल रहा है, आप 1962 में कैनेडी वाले ऐलान के ऊपर दुनिया विश्व समुदाय में बात करिए, क्यों नहीं हो सकता है हेमंत भाई? आप विश्व समुदाय में इसको लेकर जाएंगे कि कैसे भाई तुम कैनेडी ने वो किया था, और अगर तुम करोगे तो हम तैनात कर रहे हैं मिसाइल, चलो। यही तो हुआ था। तुम करोगे, होगा तो हमारा मित्र देश है, हम उसकी रक्षा करेंगे। मित्र देश के लिए आप खड़े नहीं होगे तो मॉनिटर बन के, स्वयं मॉनिटर बन के घूम रहा है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, ना हो बेहतर है, भी एक युद्ध हो रहा है, उसी से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। एक और ना हो तो बेहतर होगा, लेकिन हमारे बेहतर चाहने से ट्रंप को नहीं, उसके लिए जो अपने लिए उसके लिए बेहतर है वही वो करेगा। इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।